हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो है कि वशियत है। वशियत कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, किसको की जाती है, क्या क्या लीगल फैक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देखिए, वशियत को इंग्लिश में कहते हैं विल, जो कि एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले हम इसकी एक नॉर्मल लैंग्वेज देखेंगे। देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति ने खुद अर्जित की हो, मतलब वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पैतृक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, उस संपत्ति का जब वो अपनी अगली जो पीढ़ी है उसके सदस्यों के बीच बंटवारा करता है, तो जिस डॉक्यूमेंट का वो यूज़ करता है उसी को वशियत कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी उसने खुद एक्वायर्ड की हो, जब उसका अपने उत्तराधिकारियों में बंटवारा कर रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, क्योंकि वो ओरली तो करेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में इस तरह की चीज़ें ओरली नहीं चलती हैं, या फिर वो ओरली अगर बोल रहा है तो सामने वाले ने उसको रिकॉर्ड किया हो, तो यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आपका वशियत कहलाया जाता है। अब वशियत यहाँ कौन कौन से कानून के अकॉर्डिंग होती है। कानून कौन सा है, देखिए, कानून है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कैसा डॉक्यूमेंट्स, तो नॉर्मल बात है, सबसे पहले ये भैया एक दस्तावेज है जिसमें संपत्ति का जो मालिक है उसके मर जाने के पश्चात संपत्ति का उत्तराधिकार किसको प्राप्त होगा निर्धारित किया जाता है। ये हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग है क्या कि भाई एक डॉक्यूमेंट्स है जो कब प्रभावी होगा, जो क्या निर्धारित करता है कि जब ये व्यक्ति मर जाएगा जिसकी संपत्ति, इसके बाद संपत्ति किसको मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। लाइक जैसे देखिए, जो वशियत होती है वो आपका मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। अगर भाई ये भी चीज़ें होती है, अगर कोई व्यक्ति बिना वशियत के मर जाए तो वो निर्वशियत ही कहलाया जाता है, इसलिए आपने देखा होगा। और उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल होता है वो आपका होता है जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसके अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर वशियत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो वशियत होती है मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। दूसरी बात, ये किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति सबकी बनाई जाती है, उसके पास जो भी चली अचल संपत्ति है। जो वशियत बनाने वाला व्यक्ति है वो वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। अनसाउंड माइंड व्यक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। तो जो व्यक्ति वशियत जब बना रहा है उसमें वो क्या होना चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए। अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति का ही वो क्या कर सकता है, वशियत कर सकता है। पैतृक संपत्ति की वशियत वो नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। किसकी वशियत कर सकता है, जो प्रॉपर्टी उसने खुद कमाई है। तो वशियत मृत्यु के बाद प्रभावी होगी। चलाचल किसी भी संपत्ति की हो सकती है, करने वाला वयस्क हो, स्वचित हो और अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी करेगा, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये कुछ और चीज़ें हैं, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वशियत का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कि मतलब कोई निर्धारित ड्राफ्ट किया हुआ है कि भाई इसी तरीके से आपको जो है वशियत बनानी नहीं। एक जो जिसके पास संपत्ति है वो कोरे कागज पर भी क्या कर सकता है, अपनी वशियत जो है तैयार कर सकता है। समझ गए आप लोग। उसके बाद दूसरा सबसे अच्छी बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन नोटरी ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंडेटरी नहीं है करवाना, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि आज के टाइम में जब तक कोई चीज़ आपकी रजिस्टर्ड ना हो वो इफेक्ट नहीं रखती, जो वो रजिस्टर्ड होने पर इफेक्ट रखती है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी क्या होना चाहिए, हमको अपनी सहूलियत के लिए वशियत को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है कि इसका जो एग्जीक्यूट कराया जाता है ना, उसके लिए किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क का भी भुगतान नहीं करना पड़ता। जी हाँ, जब हम वशियत को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें किसी प्रकार के स्टाम्प शुल्क का भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम वशियत लिखते हैं तो वो हस्ताक्षरित होगी। भाई जो वशियत लिख रहा है वो हस्ताक्षर तो करेगा ना, तभी तो वैलिड होगी। तो क्या केवल उसी के हस्ताक्षर से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। साथ में दो गवाहों द्वारा भी हस्ताक्षर होने चाहिए। दोनों गवाहों के हस्ताक्षर एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ने आज कर दिया, एक ने 4 दिन बाद कर दिया, नहीं। दोनों गवाहों के सामने जो वशियत करता है और जो दो गवाह हैं सब एक दूसरे की प्रेजेंट में यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि क्या जो लाभार्थी है, मतलब जिसके नाम वशियत की जा रही है, क्या वो भी गवाह बन सकता है। तो देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके पक्ष में वशियत की जा रही जो उत्तराधिकारी, उसको आप गवाह नहीं बना सकते। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक गवाह का जब हम कोई भी मैटर हो, नॉर्मली बात है कि जब गवाह परिवार से संबंधित होता है ना,
वो होता है जिसका उस व्यक्ति से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो। तो गवाही का वो असर नहीं रह जाता जो उस व्यक्ति की गवाही का रहता है, जो परिवार या उस व्यक्ति से इंटरेस्ट नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली कोशिश होनी चाहिए कि लाभार्थी गवाह ना बनाया जाए, अदर पर्सन को बनाया जाए, बट यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं कि आप इसे गवाह नहीं बना सकते हो। ठीक है, एक केस है कविता कंवर वर्सेस पामिला मेहता का। आप इस केस को यहाँ पर पूरा देखें। यहाँ पर मैं फुल स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट ये जो है आपके वशियत से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे वशियत जो रख रहा है ना, प्रस्तावक है, उसके लिए जरूरी है कि वो सभी संदेह दूर करे। मतलब उसको वशियत में ना किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। वशियत में जो भी चीजें वो सब सटीक हो, स्पष्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए, संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, त्रुटिपूर्ण भाषा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सभी दावेदारों के बीच जो है वशियत बराबर बांटी जानी चाहिए। भाई आपके 2 बेटे, दोनों बेटों में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसको चुनौती दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? चुनौती। तो आपके जितने भी उत्तराधिकारी हैं जिनको आप देना चाह रहे हो, सबको बराबर बराबर हिस्सा दो। अगर नहीं दोगे तो चुनौती का कारण बन जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई मतलब वो वशियत करता है, वो अपनी वशियत, मानो उसके 2 बेटे, एक बेटे को दे रहा है, बड़े या छोटे को, और वो इसका रीजन बता रहा है, कारण स्पष्ट कर रहा है कि वो उसको क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने उसकी हमेशा देखभाल की, ठीक है, बुढ़ापे में उसका सहारा बना, लेकिन दूसरे बेटे ने हमेशा उसको धिक्कारा, ठीक है, कभी उसको उसकी रेस्पेक्ट नहीं की। मतलब ये है कि उसको, अगर आप अपने किसी एक उत्तराधिकारी को अपनी वशियत दे रहे हो तो आपको वहां पर रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक वैलिड आपकी जो वशियत होती है उसके आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हमको जानकारी चाहिए, जो लीगल फैक्ट्स होते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।